हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। फ्रेंड्स, अभी तक हमने पढ़ा कि ऑन 5 अगस्त 2019 द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था जम्मू कश्मीर में लाया गया। उसके बाद हमने पढ़ा कि 31 अक्टूबर 2019 को, जहाँ पे इसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट जो बताई गई है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था वो कमेंस कब से हुआ, इंप्लीमेंट कब से हुआ, 2019 31 अक्टूबर 2019। इसके बाद हमने फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो थी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की पढ़ी। आज हम कुछ और इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हैं जहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, लेक्चर को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि एक एक सेक्शन आज जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तमाम इम्पॉर्टेंट सेक्शंस इसकी जो है वो मैं लेके आया हूँ। आइए हम देखते हैं सेक्शन 34 से आगे हम पढ़ेंगे कि सेक्शन 34 जो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की क्या कहती है। इससे पहले कि अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा लेक्चर जो है तमाम स्टूडेंट्स तक पहुँच सके। आइए देखते हैं, एक एक सेक्शन जो है इसकी इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है आज मैं लेके आया हूँ, तो ध्यान से लेक्चर को जो है ध्यान से सुनिएगा और लेक्चर के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अगर बीच में आप लेक्चर को छोड़ देंगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट सेक्शंस आप स्किप कर देंगे। आइए देखते हैं सेक्शन 34 क्या कहती है। 34 सेक्शन जो वो कहती है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन लॉज पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन मैटर्स। तो इसमें क्या है कि रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं किस पे, ऑन लॉज पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी जम्मू कश्मीर की, उसमें जो कानून बनाए जाएंगे तो उसमें क्या है कि कुछ सर्टन मैटर्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिस पे जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेट नहीं कर सकती, कानून नहीं बना सकती, जिसमें उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 286, 287, 288 का हवाला दिया गया है कि उनके अंदर लिखा गया है बाकायदा कि कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिस पे लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कुछ मैटर्स पे जो है वो लेजिस्लेट नहीं कर सकती। तो सेक्शन 34 आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्रेंड्स सेक्शन 34 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो कहती है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो कुछ लॉ जो पास करेगी तो उसमें क्या है, सर्टन मैटर कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे मैटर हैं जिन पे जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कानून नहीं बना सकती, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सेक्शन 35 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या कहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा ये सेक्शन है। फ्रेंड्स, सेक्शन 35 कहती है कि इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड लॉज मेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली। फ्रेंड्स, इसको थोड़ा डिटेल में समझने की ज़रूरत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से भी इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही ये और हमारा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है दोनों के हवाले से ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये कहती है कि इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड लॉज मेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली और इंडियन पार्लियामेंट जो है दोनों का काम जो है क्या, वो लेजिस्लेट करना है, वो कानून बनाना है। तो इसमें क्या है कि कुछ ऐसे मैटर्स, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो जिन पे पार्लियामेंट भी कानून बनाएगी और लेजिस्लेटिव असेंबली भी कानून बनाएगी। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको समझाऊं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल जो है उसमें क्या है, 7th शेड्यूल में क्या दिया गया है, 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट दी गई है। 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट दी गई हैं। वो फ्रेंड्स कौन कौन सी लिस्ट है मैं आपको डिटेल में थोड़ा बताऊं। वो ये है, एक है हमारी वहाँ उसमें एक दी गई है स्टेट लिस्ट है, एक है सेंट्रल लिस्ट है, और फ्रेंड्स एक है कंकरेंट लिस्ट। इनके अंदर क्या दिया गया है, तीनों लिस्ट के अंदर क्या है, कुछ सब्जेक्ट मैटर रखे गए हैं। स्टेट लिस्ट के अंदर कुछ सब्जेक्ट मैटर रखे गए हैं जिन पे सिर्फ स्टेट और यूटीज़ की लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं वो कानून बना सकती हैं।
सेंट्रल पे है जो सेंट्रल जो हमारी पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट जो है सिर्फ वहाँ पे कानून बना सकती है। और कुछ कंकरेंट लिस्ट में क्या है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे सेंटर और स्टेट दोनों लेजिस्लेट कर सकते हैं। सो इसी के हवाले से हम पढ़ते हैं, जैसे कंकरेंट लिस्ट में क्या है, सेंटर भी मींस पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी क्या कानून बना सकती है। अगर किसी सेम सब्जेक्ट पे दोनों अगर कोई कानून बना रहे हैं और वहाँ पे कोई इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है, इन केस ऑफ कोई डिस्प्यूट, कहीं उसमें इनकन्सिस्टेंसी ऐसी आ जाती है, सेम सब्जेक्ट पे दोनों ने अगर कोई कानून बनाया है, तो इन दैट केस क्या होगा कि इंडियन पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी तो वो ही क्या करेगा, शल प्रवेल। क्या करेगा, शल प्रवेल। कहने का मतलब है कि अगर दोनों स्टेट, हमारी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली अगर कोई कानून बनाएगी और सेम सब्जेक्ट पे अगर कोई पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो कोई कानून बनाएगी, तो उनमें कहीं इनकन्सिस्टेंसी आएगी, तो इन दैट केस क्या होगा कि पार्लियामेंट जो होगी, पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया होगा वही जो है उसको वैलिड माना जाएगा। ये इसका असल मायने है। तो सेक्शन 36 फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं। सेक्शन 36 के अंदर कुछ स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल्स के रिगार्डिंग जो है कुछ ऐसे प्रोविजंस रखे गए हैं, स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल के रिगार्डिंग कुछ स्पेशल प्रोविजंस जो है इसमें रखे गए हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें बताया गया है कि जो बिल या अमेंडमेंट कोई भी होगी वो शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें क्या है कि कोई बिल होगा या कुछ अमेंडमेंट ऐसी होगी बगैर गवर्नर की रिकमेंडेशन के बगैर जो वो मूव नहीं की जाएगी। सेक्शन 36 कहती है। सेक्शन 37 जो है फ्रेंड्स वो कहते हैं प्रोसीजर एज टू लैप्सिंग ऑफ बिल्स। तो सेक्शन 37 के अंदर उसमें दिया गया है सेक्शन 37 जो वो कहती है कि विल पेंडिंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल नॉट लैप्स बाय रीजन ऑफ द प्रोरोगेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अगर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बिल अगर कोई पेंडिंग है, तो अगर कोई असेंबली के प्रोरोगेशन के केस में वो बिल जो लैप्स नहीं होगा, लेकिन अगर असेंबली जो है डिसॉल्व हो जाती है, असेंबली के डिसोल्यूशन के केस में बिल जो है वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। ये सेक्शन 37 कहती है। सेक्शन 37 क्या कहती है, दो इसमें केस बताए गए हैं कि अगर कहीं असेंबली के प्रोरोगेशन के केस में क्या होगा, विल जो है कहीं उसमें पेंडिंग होगा तो वो लैप्स नहीं होगा, लेकिन जब असेंबली अगर डिसॉल्व हो जाएगी तो तब क्या होगा, विल जो है क्या होगा, लैप्स हो जाएगा। तो ये सेक्शन 37 के अंदर मेंशन है। सो आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं सेक्शन 38 क्या कहती है। सेक्शन 38 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सेज कि असेंट टू बिल्स। तो इसमें क्या है कि असेंट टू बिल के बारे में बताया गया है। कुछ बिल्स जो अगर लाए जाएंगे तो उसमें कौन उन बिल्स को असेंट देगा, मंजूरी कौन देगा, किस तरीके से होगा। तो उसमें दिया गया है, उसमें ये दिया गया है कि कौन जो है इसमें जो है वो देगा। तो व्हेन अ बिल हैज बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर शैल डिक्लेयर आइदर दैट ही असेंट्स टू द बिल और दैट ही विदहोल्ड असेंट देयर फ्रॉम। इसमें क्या बताया गया है कि अगर जब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली जो कानून बना लेगी, लेजिस्लेटिव कानून असेंबली जो है वो कानून बना लेगी, कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली क्या कर लेगी, लेजिस्लेटिव व्हेन अ बिल हैज बीन पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, कोई भी बिल अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर लिया है, बिल अगर कोई उसने पास कर लिया है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की असेंट के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के समक्ष जो है वो पेश किया जाएगा। और लेफ्टिनेंट गवर्नर इन दैट केस क्या करेगा कि वो उसमें चाहे दो तीन उनके पास ऑप्शन होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर आइदर ही असेंट्स टू द बिल, क्या करेगा, असेंट टू द बिल, जहाँ तो बिल को वो पास कर देगा, और वो अपनी असेंट जो है वो विदहेल्ड कर देगा, या फिर बिल को फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो रखा जाएगा। तो ये सेक्शन 38 के अंदर है। उसके बाद सेक्शन 39 फ्रेंड्स उसके बारे में पढ़ते हैं। विल्स रिजर्व फॉर कंसिडरेशन, जैसे इसमें कुछ ऐसे विल्स जो है विल्स रिजर्व फॉर कंसिडरेशन। तो ये जैसे इसमें कुछ विल्स जो है वो कंसिडरेशन के लिए रखे जाते हैं, कंसिडरेशन ऑफ, इसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे विल्स हैं व्हेन अ बिल इज रिजर्व्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल डिक्लेयर आइदर दैट ही असेंट्स टू द बिल
or that he withholds assent therefrom। तो इसमें में क्या है, wills 30 सेक्शन 39 में क्या है, wills reserved for consideration। तो कुछ विल्स जो है, जब क्या गवर्नर जब है कुछ विल्स को प्रेसिडेंट की असेंट के लिए, प्रेसिडेंट की असेंट के लिए, कहने का मतलब जब लेजिस्लेटिव कोई असेंबली कोई विल पेश करेगी, गवर्नर पास करेगी और गवर्नर के समक्ष लाएगी, गवर्नर के पास पावर होगी कि चाहे वो अपनी असेंट दे दे या फिर उसको प्रेसिडेंट की असेंट के लिए भेज देगी। तो ये इसमें कुछ विल्स रिजर्व फॉर कंसिडरेशन, ये सेक्शन 39 के अंदर बताया गया है, पूरा प्रोसीजर उसमें बताया गया है। सो फ्रेंड्स, फिलहाल आपको जो है सेक्शंस और उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस, कौन सी सेक्शन किसके साथ डील करती है, इतना याद रखना काफ़ी है। उसके बाद फ्रेंड्स सेक्शन 39 के बाद है सेक्शन 40। सेक्शन 40 कहती है रिक्वायरमेंट्स एज टू सैंक्शन एंड रिकमेंडेशन टू बी रिगार्डेड एज मैटर ऑफ प्रोसीजर ओनली। तो सेक्शन 4040 वो कहती है कि रिक्वायरमेंट्स एज टू सैंक्शन एंड रिकमेंडेशंस टू बी रिगार्डेड एज मैटर ऑफ प्रोसीजर ओनली। कि इसमें कहते हैं नो एक्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड नो प्रोविजन इन एनी सच एक्ट शैल बी इनवैलिड बाय रीजन ओनली दैट सम प्रीवियस सैंक्शन और रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड बाय दैट एक्ट वाज नॉट गिवन। तो इसमें ये क्या कहता है कि रिक्वायरमेंट्स एज टू सैंक्शन रिकमेंडेशन टू बी रिगार्डेड द मैटर ऑफ। तो कई केस में क्या होगा कि सैंक्शन या प्रायर रिकमेंडेशन अगर नहीं ली गई तो इन दैट केस किसी कानून को जो है इनवैलिड नहीं माना जाएगा, उसको मैटर ऑफ प्रोसीजर ओनली माना जाएगा कि मैटर ऑफ प्रोसीजर है। इन दैट केस में क्या इसमें कोई सैंक्शन नहीं ली गई है, रिकमेंडेशन नहीं ली गई, तो उसको इन दैट केस किसी लॉ को, बिल को जो है वो रद्द नहीं किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 41 जो है फ्रेंड्स, सेक्शन 41 जो क्या कहती है, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप को अच्छे से समझ आ रहा होगा। सेक्शन 41 जो है, सेक्शन 41 जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मैं कहूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और पूरे एक्ट के अंदर मैं कहूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है अगर कोई सेक्शन है वो सेक्शन 41 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम बजट भी कहते हैं। तो बजट के बारे में कैसे पूरा इसमें प्रोसीजर बताया गया है कि बजट कैसे बनाया जाएगा, कैसे इसमें वो किया जाएगा। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर काज टू बी लेड बिफोर द लेजिस्लेटिव असेंबली of the Union Territory of Jammu and Kashmir a statement of the estimated receipts and expenditure। तो एक्चुअल में क्या होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं बजट भी कहते हैं। बजट जो लेजिस्लेटिव जम्मू कश्मीर का होगा तो वो कैसे होगा, किस तरीके से कौन पेश करेगा। तो हर साल एवरी फाइनेंशियल ईयर जब शुरू होगा तो एवरी फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के समक्ष जो है क्या करेगा, जो अपना एक जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करेगा। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट जिसे हम कहते हैं उसमें होता क्या है कि द एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। उसमें क्या होता है कि एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर जो है इसके बारे में पूरा वो वहाँ पे एक्सपेंडिचर। असल में क्या होता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स इसमें क्या होता है एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर, कितना पैसा हम जो है कलेक्ट कर रहे हैं और कितना उसमें खर्च होगा, ये सारा बजट जो है हमारा। तो उसमें पूरी डिटेल के साथ जो है वो सेक्शन 41 में बताया गया है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है उसकी सेक्शन 41 में। तो फ्रेंड्स, आपने याद रखना है कि द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो हमारा है उसकी सेक्शन 41 के अंदर जो है वो बजट के रिलेटेड जो है डिस्कशन की है। बजट के प्रोविजन जो है सारे उसमें बताए गए हैं। बजट कैसे पास होगा, किस तरीके से कौन कहाँ पे पेश करेगा, ये सारा इसमें दिया गया है। उसके बाद सेक्शन 42 फ्रेंड्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रोसीजर इन लेजिस्लेटिव असेंबली विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। तो कुछ एस्टिमेट्स जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, प्रोसीजर इन लेजिस्लेटिव असेंबली विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट। तो कुछ ऐसे एस्टिमेट्स जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कैसे होंगे, उनके प्रोसीजर के बारे में जो है बताया गया है, सेक्शन 42 के अंदर बताया गया है। सो फ्रेंड्स, हम थोड़ा क्विकली जो है आगे मूव करेंगे और सेक्शन 43 के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 43 जो है ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वो क्या कहती है, सेक्शन 43 के अंदर एप्रोप्रिएशन, जो एप्रोप्रिएशन विल्स जो है उनके बारे में जो है बताया गया है। एप्रोप्रिएशन ऑफ विल्स जो है, एप्रोप्रिएशन विल्स के बारे में बताया गया है सेक्शन 43 के अंदर। सेक्शन 44 जो है सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स के बारे में बताया गया है। सेक्शन 45 जो है वोट ऑन अकाउंट, वोट्स ऑन अकाउंट्स, सेक्शन 45। और उसके बाद फ्रेंड्स सेक्शन 46 जो है, सेक्शन 46 के अंदर रूल्स ऑफ प्रोसीजर, रूल्स ऑफ प्रोसीजर। सेक्शन 46 कहती है रूल्स ऑफ प्रोसीजर के बारे में डिस्कस किया गया है। सेक्शन 46 के अंदर रूल्स ऑफ प्रोसीजर के बारे में प्रोविजन रखे गए हैं। सेक्शन 47 फ्रेंड्स,
ऑफिशियल लैंग्वेज आर लैंग्वेज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लैंग्वेज आर लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में या जूनियर टेरिटरी की लैंग्वेजेस कुछ होंगी, या फिर उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ साथ जहाँ कुछ लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, एक लैंग्वेज या उससे ज़्यादा कौन कौन सी लैंग्वेज होंगी, फिर किस तरीके से जो है मेंबर को अलाउ किया जाएगा किस भाषा में वहाँ पे बोलने के लिए। तो ये सारे प्रोविजन जो है सेक्शन 47 के अंदर रखे गए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आइए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 47 के बाद सेक्शन 48 जो है लैंग्वेज टू बी यूज फॉर एक्ट्स बिल। तो इसमें क्या दिया गया है कि कोई भी एक्ट जो होगा, एक्ट या बिल्स जो होंगे, तो उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाएगी। तो फिलहाल उन्होंने बताया कि इंग्लिश टू बी यूज एज लैंग्वेज। तो लैंग्वेज टू बी यूज जो है सेक्शन 49 के अंदर उसमें बताया गया है कि उसमें क्या होगा कि 48 के अंदर तो इसमें बताया गया है कि इंग्लिश शैल बी इन इंग्लिश इन यूज। तो उसमें अगर किसी दूसरी भाषा में अगर कहीं एक्ट या बिल्स होते हैं तो उनकी ट्रांसलेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो सेक्शन 49 जो है फ्रेंड्स रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सेक्शन 49 इंपॉर्टेंट सेक्शन है फ्रेंड। इसमें क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर सुप्रीम कोर्ट, चाहे वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी जज, चाहे वो जज कोई भी, चाहे वो हाई कोर्ट का हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, उसके कंडक्ट पे जो है वो असेंबली के अंदर चर्चा नहीं की जाएगी, ये सेक्शन 49 कहती है। और इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज़, अगर कोई अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा है तो उसके कंडक्ट को जो है वो किस तरीके से वो उसको असेंबली के अंदर डिस्कस नहीं किया जाएगा, सेक्शन 49 ये कहता है। उसके बाद सेक्शन 50 फ्रेंड्स कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर प्रोसीडिंग किस तरीके से चल रही है, उसमें क्या क्या, तो सारा कोर्ट जो है उसमें इंक्वायर नहीं कर सकता, कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर फ्रेंड्स याद रखने वाली बात है कि सेक्शन 50 कहता है कि कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर प्रोसीडिंग्स जो है किस तरीके से चलेंगी, वहां पे किस तरीके से जो है बिजनेस उसके अंदर जो चलाया जाएगा, पूरा असेंबली के अंदर उसका किस तरीके से चलेगा, वो सारी चीजें जो हैं, तो उसमें क्या होगा, कहते हैं कि वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी अलीज्ड इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। कहीं ये एलिगेशन लगता है कि इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर हो रहा है, कहीं ये एलिगेशन लगाया जाता है कि प्रॉपर जो है प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है, तो इन दैट केस जो है कोर्ट इसमें इंक्वायर नहीं कर सकता असेंबली के कंडक्ट को, सेक्शन 50 में बताया गया है। सेक्शन 51 फ्रेंड्स जो है वो कहते हैं सेक्रेटेरिएट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। सेक्शन 51 जो है वो किसके साथ डील करती है, सेक्रेटेरिएट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अलग से स्टाफ होगा, कैसे स्टाफ होगा इसका, इसके अंदर जो है इस स्टाफ की रिक्रूटमेंट कौन करेगा, किस तरीके से होगी, वे सारे उनके और उनके किस तरीके से उनके अंदर उनका जो सर्विसेज किस तरीके से चलाई जाएंगी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेक्शन 51 में बताई गई हैं। सेक्रेटेरिएट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसका अपना एक सेक्रेटेरिएट होगा जिसमें अलग से स्टाफ होगा। उस स्टाफ की नियुक्ति कौन करेगा, उस स्टाफ की रिक्रूटमेंट कैसे होगी, तो ये सारी उसकी सर्विसेज ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड कैसे रहेंगी, ये सारी चीज़ें जो हैं क्या होगा, तो उसमें ये बताया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर में आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली मेक रूल्स रेगुलेटिंग द रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विसेज ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या है, असेंबली के कंसल्टेशन के बाद वहाँ पे कुछ रूल्स ऐसे रेगुलेशंस ला सकता है जिसमें इस स्टाफ की रिक्रूटमेंट के बारे में या कंडीशन ऑफ सर्विसेज वगैरह जो है उनको रेगुलेट किया जा सकता है। तो ये सेक्शन 51 में बताया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स आइए हम कुछ और इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है हम डिस्कस करते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। सेक्शन 51 जो हमने पढ़ लिया, अब सेक्शन 52। सो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इसमें क्या है कि सेक्शन 52 है पावर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सो फ्रेंड्स ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैं कहूँगा इसको ये इंपॉर्टेंट सेक्शन इसलिए है, इसमें क्या है, ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जब लेजिस्लेटिव असेंबली पावर में नहीं होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी, तो इन दैट केस, इन दैट सर्कमस्टांसिस क्या होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर होगी ऑर्डिनेंस जो है वो जारी करने के लिए।
लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होगा वो ऑर्डिनेंस क्या कर सकता है, ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। किसमें, इसमें पूरा प्रोविजन बताया गया है। तो उसके बाद क्या होगा, जब भी वो ऑर्डिनेंस जब पास होंगे तो उसके बाद क्या होगा, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के उसके बाद जब भी लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है बनती है तो उसमें क्या होगा, तो एक्ट जो है वो उसके बाद ऑर्डिनेंसेस प्रोमulgated अंडर दिस सेक्शन शैल हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एक्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली असेंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर बट एवरी सच ऑर्डिनेंस। उसमें होगा क्या कि लेजिस्लेटिव असेंबली के समक्ष ये इसको बाद में पेश करना होगा। फिर उसमें क्या होगा कि जैसे बाकी लेजिस्लेटिव असेंबली के रूल्स जो जहाँ एक्ट जो होते हैं उनकी पावर होगी वैसे इसकी भी पावर होगी। एंड शैल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम द री असेंबली ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये इसमें प्रोविजन बताए गए हैं। तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स आपने याद रखना है कि सेक्शन 52 जो है, सेक्शन 52 ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो उसमें क्या है, गवर्नर को पावर दी गई है कि जब लेजिस्लेटिव असेंबली कहीं रिसेस ऑफ द ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या कर सकता है, ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। सेक्शन 53, सो फ्रेंड्स सेक्शन 53 के अंदर बताया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बताया गया है कि क्या होगा कि चीफ मिनिस्टर होगा, चीफ मिनिस्टर के साथ कुछ जो होंगे क्या होंगे, सेक्शन 53। आइए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। सेक्शन 53 के अंदर लिखा गया है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ नॉट मोर देन 10%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये याद रखने वाली चीज़ है, 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि टोटल मेंबर जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, ऑफ टोटल मेंबर्स, इसमें क्या है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर टोटल जो मेंबर्स होंगे उनका 10%, मतलब टोटल जितने भी मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर होंगे तो उनका 10% जो है वो 10% तक जो है मंत्री जो है मिनिस्टर जो है वो बन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सेक्शन कहती है, सेक्शन 53 के अंदर लिखा हुआ है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्टिंग ऑफ नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जितने टोटल मेंबर्स होंगे उनका 10वां भाग 10% जो है वो मिनिस्टर जो है वहां पे चुने जा सकते हैं। तो उसमें उनमें उनको कौन चुन सकता है, बिन द चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस अ लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की को एड और एडवाइस करने के लिए चीफ मिनिस्टर के साथ जो है 10% जो है वो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जितने असेंबली में, तो उनका 10% जो है वो क्या हो सकता है, मेंबर्स जो है वो मिनिस्टर जो है वो चुने जा सकते हैं। सेक्शन 53। उसके बाद सेक्शन 54 के अंदर है फ्रेंड्स, सेक्शन 53 के अंदर फ्रेंड्स एक ही याद रखने वाली बात है कि 10% से ज़्यादा टोटल मेंबर जितने भी असेंबली के हैं तो उसके 10% से ज़्यादा जो मेंबर मिनिस्टर नहीं बन सकते। तो वहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर होगा, उसके साथ कुछ ऐसे मिनिस्टर्स होंगे जो एड एंड एडवाइस करेंगे किसको, लेफ्टिनेंट गवर्नर को। सेक्शन 54 के अंदर है अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर। तो मिनिस्टर्स के कुछ और प्रोविजंस टू मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग जो होंगे तो वो उसमें किस तरीके से कि मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करेगा, फिर उसके बाद कितने टाइम तक वो मिनिस्टर जो है ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। तो उसमें जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगी वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी लेजिस्लेटिव असेंबली को, ये सारे प्रोविजन जो हैं वो इसके अंदर सेक्शन 54 के अंदर है। सेक्शन 55 कहती है कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो सेक्शन 55 के अंदर है कुछ कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो है किस तरीके से चलाया, कंडक्ट ऑफ बिजनेस किस, द लेफ्टिनेंट गवर्नर शैल मेक रूल्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर द एलोकेशन ऑफ बिजनेस टू द मिनिस्टर। तो किस तरीके से इनका काम कैसे करेंगे, किस तरीके से सारा इनका बिजनेस जो है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस क्या होगा, वो सारा जो है सेक्शन 55 के अंदर है। सो फ्रेंड्स आइए लास्ट में देखते हैं सेक्शन 56 क्या कहती है। सेक्शन 56 जो है ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर एटसेट्रा। तो सेक्शन 56 जो है वो क्या करती है, मैंडेटरी, ये इसमें क्या दिया गया है कि सेक्शन 56 जो है वो चीफ मिनिस्टर के ऊपर कुछ ड्यूटीज जो है वो फिक्स करती है कि रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर, के चीफ मिनिस्टर की ये ड्यूटी होगी। चीफ मिनिस्टर इज ड्यूटी बाउंड, चीफ मिनिस्टर का ये दायित्व है, ड्यूटीज हैं कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्या करेगा, इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा। सेक्शन 56। तो सेक्शन 57 के बारे में पढ़ते हैं। सेक्शन 57 जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं कहूँगा। ये फ्रेंड्स अगर
ये सेक्शन भी याद नहीं रखी तो फिर इस पूरे इसमें से पूरे एक्ट का कुछ भी याद नहीं रखा, मैं समझूंगा। सेक्शन 57 जो है वो यह है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे हमारे यहाँ पर क्या था पहले जम्मू कश्मीर में क्या था, बाई कैमरलिज्म, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी जहाँ पे हुआ करती थी। तो इसमें सेक्शन 57 के अंदर ये रखा गया है कि वायलेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो सेक्शन 57 जो है इसमें क्या बताया गया है कि जो काउंसिल है उसको एवॉलिश किया गया है सेक्शन 57 के अंदर, कि जम्मू कश्मीर की जो काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको एबॉलिश कर दिया गया है। आइए उसके बाद देखते हैं। तो सेक्शन 57 अभी हमने पढ़ा कि इसमें क्या दिया गया है कि सेक्शन जो है 57 के अंदर क्या है कि ऑल द बिल पेंडिंग इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल इमीडिएटली बिफोर द अपॉइंटेड डे शैल लैप्स ऑन द वायलेशन ऑफ काउंसिल। तो साथ में जितने भी बिल्स वगैरह जो कोई पेंडिंग थे वो भी सारे काउंसिल के लैप्स होने के साथ साथ, काउंसिल के वायलेशन होने के साथ साथ बिल्स भी जो थे वो लैप्स हो गए। तो सेक्शन 57 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो भी हमने पढ़ी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको अवॉलिश किया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसको अवॉलिश किया गया है। तो वो कौन सी सेक्शन डील करती है अवॉलिशन ऑफ सेक्शन लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो सेक्शन 57, ये याद रखने वाली बात है फ्रेंड्स। उसके बाद एक और है पार्ट 4 जो है रिकॉग्निशन एक्ट का पार्ट 4। तो पार्ट 4 अभी तक हमने पार्ट 3 को कवर किया। पार्ट 4 के अंदर मैं आपको बताऊंगा, पार्ट 4 के अंदर है कि इसमें एक ही सेक्शन रखी गई है। देयर इज ओनली वन सेक्शन इन पार्ट 4 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्निशन एक्ट which deals with the administration of Union Territory of Ladakh. So you know friends के एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो थी उसको क्या किया गया था, उसकी 2 ड्यूटीज बनाई गई हैं। 2 ड्यूटीज में जैसे आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर और एक है लद्दाख। तो लद्दाख ड्यूटी को किस तरीके से एडमिनिस्टर किया जाएगा, उसको किस तरीके से चलाया जाएगा, वो सारे प्रोविजंस जो हैं वो किस में रखे गए हैं, सेक्शन 58 के अंदर। और इसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। असल में पार्ट 4 जो किसके साथ डील करता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, उसकी सेक्शन 58 वो कहती है अपॉइंटमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी लद्दाख। तो सेक्शन 58 के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया जाएगा किसके लिए, यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर। सेक्शन 58 उसमें क्या दिया गया है कि रिक्वायर्स द अपॉइंटमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। और किसके द्वारा वो अपॉइंट किया जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करेगा। उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी इसमें क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो को अपॉइंट करेगी, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के लिए। ये एक्ट के अंदर बताया गया है। सो आइए फ्रेंड्स, पार्ट 4 का एक ही सेक्शन आपको याद रखनी है, 58 जो यूटी ऑफ लद्दाख को जो है वो डील करती है। उसके बाद फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ, जो पढ़ लिया उसके बाद पढ़ेंगे पार्ट 5 के अंदर। सो फ्रेंड्स पार्ट 5 के अंदर जल्दी से मैं आपको बताऊंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन कौन सी सेक्शंस हैं पार्ट 5 के अंदर। पार्ट 5 जो है वो डील करता है डिलिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डील करता है। तो इसमें सेक्शन 59 के अंदर कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। सेक्शन 59 के अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं, जिसमें डेफिनेशन एसोसिएट मेंबर कौन से होंगे, डिलिमिटेशन कमीशन के साथ जो मेंबर होंगे, तो उसमें बताया गया कि एसोसिएट मेंबर्स कौन से होंगे, जो मीन्स मेंबर एसोसिएटेड विद द डिलिमिटेशन कमीशन अंडर सेक्शन 60। सेक्शन 60 के तहत जो डिलिमिटेशन कमीशन के जो बनाया जाएगा, तो उसके अंदर जो एसोसिएट कुछ मेंबर्स होंगे। उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन कौन होगा, इलेक्शन कमीशन मतलब गवर्नमेंट ऑफ, ये आर्टिकल 324 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जो इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा। तो ये सारी कुछ डेफिनेशंस हैं, सेक्शन 59 डील करती है। सेक्शन 59 किसके साथ डील करती है, कुछ डेफिनेशंस बताई गई हैं कि एसोसिएट मेंबर कौन होंगे, इलेक्शन कमीशन कौन होगा, लेटेस्ट सेंसस फिगर्स क्या होगी, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होगी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होगी, ये सारी इसमें बताई गई हैं। सेक्शन 60 जो है वो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी। तो इसमें क्या है कि डिलिमिटेशन जो है की जाएगी, इसमें पूरा बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से जो है डिलिमिटेशन की जाएगी। फ्रेंड्स इसमें बताया गया है कि जैसे 107 से लेकर 114, पहले जम्मू कश्मीर में 107 ही, जैसे तो 114 सीट्स जो कुल मिलाकर जो होंगी, सेक्शन 60 कहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन की जाएगी, जिसमें 107 से
114 जो है वो सीट जो की द शैल बी इंक्रीज फ्रॉम 107 टू 114। और उसके बाद एंड द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में बी डिटरमाइंड बाय द इलेक्शन कमीशन। तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज की डिलिमिटेशन को जो है वो देखेगा। उसके बाद बताया गया फ्रेंड्स सेक्शन 61 के अंदर पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन टू मेंटेन डिलिमिटेशन ऑर्डर अप टू डेट। तो उसमें क्या है, कोई भी अगर उसमें अपडेशन करनी है तो इसमें क्या है, डिलिमिटेशन कमीशन जो है डिलिमिटेशन ऑर्डर्स फ्रेंड्स सेक्शन 61 कहते हैं कि पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसको ये इख्तियार दिए गए हैं टू मेंटेन डिलिमिटेशन ऑर्डर्स अप टू डेट। डिलिमिटेशन ऑर्डर्स जो निकाले जाएंगे तो उनको अप टू डेट रखना, उसमें कहीं अगर कोई उसमें कहीं मिस्टेक होती है, कहीं टाइपोलॉजिकल कहीं एरर आती है, जहाँ कोई भी उसमें अगर मिस्टेक होगी तो उसको अप टू डेट रखने की जो पावर किसको दी गई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन टू मेंटेन डिलिमिटेशन ऑर्डर्स अप टू डेट। तो डिलिमिटेशन ऑर्डर में कहीं अगर बीच में मिस्टेक वगैरह होती है तो वो अप टू डेट रखना किसकी पावर है, वो किसको दिया गया है, इख्तियार दिया गया है, वो इलेक्शन कमीशन को दिया गया है। सो फ्रेंड्स उसके बाद है सेक्शन 62। सेक्शन 62 जो है सेक्शन स्पेशल प्रोविजन एज टू रीएडजस्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ 2011 सेंसस। तो 2011 के सेंसस के बेसिस पर रीएडजस्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री, तो स्पेशल प्रोविजन कुछ रखे गए हैं एज टू रीएडजस्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो 2011 के सेंसस के बेस पर कुछ पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को रीएडजस्ट किया जाएगा। तो ये सेक्शन 62 के अंदर जो है ये प्रोविजन रखे गए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स सेक्शन 63 जो है स्पेशल प्रोविजंस एज टू रीएडजस्टमेंट ऑफ असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो इसमें क्या है, स्पेशल प्रोविजन एज टू रीएडजस्टमेंट ऑफ असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो इसमें कुछ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को रीएडजस्टमेंट करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन रखे गए हैं। स्पेशल प्रोविजन एज टू रीएडजस्टमेंट ऑफ असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, किस तरीके से उनको रीएडजस्ट किया जाएगा वो इसमें प्रोविजंस बाकायदा दिए गए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स सेक्शन 64 जो है, सेक्शन 64 जो वो कहती है प्रोसीजर एज टू डिलिमिटेशन। सेक्शन 64 प्रोसीजर एज टू डिलिमिटेशन के प्रोसीजर जो क्या क्या रहेंगे, किस तरीके से डिलिमिटेशन की जाएगी, तो वो सारा जो प्रोसीजर, वो सारे जो प्रोविजन जो है वो सेक्शन 64 में है। पार्ट 6 जो है इसका फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप कि आप इसको समझ लेंगे। पार्ट 6 जो है अभी मैं बताने वाला हूँ, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो प्रोविजन अभी तक जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट नहीं हुआ था उसके बारे में पूरा यहाँ पे डिस्कस किया गया है। पार्ट 6 जो है ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर जो है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वो किसके साथ डील करता है। इसमें सेक्शन 65 जो है, 65 सेक्शन, इसमें दो ही सेक्शन रखी गई हैं, 65 और 66। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बार मैं कहता हूं कि श्योरली ये है किसी भी एग्जाम में, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को कुछ जो है क्या दी गई थी, कुछ इसमें रिजर्वेशन जो दी गई है। सेक्शन 65 कहती है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर जम्मू एंड कश्मीर, शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1956। तो सेक्शन 65 के तहत क्या था, सेक्शन 65 कहती है कि 1956 में एक ऑर्डर पास किया गया था जिसमें क्या शेड्यूल्ड कास्ट, द जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड कास्ट के रिगार्डिंग कोई ऑर्डर था, तो उसको जहां पे इंप्लीमेंट किया गया। कुल मिलाकर शेड्यूल्ड कास्ट जो थे उनको भी जहां पे रिजर्वेशन दी गई है, और साथ में एप्लीकेबिलिटी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 1989। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिगार्डिंग को 1989 में जो ऑर्डर निकाला गया था शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिगार्डिंग, तो उसको भी जहां पे अप्लाई कर दिया गया है। कुल मिलाकर दो ऐसे ऑर्डर, एक 1956 में, एक 1989 में जो आए हैं, उनको जम्मू कश्मीर के अंदर अप्लाई कर दिया गया है। उनको जहां पे उनकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताया गया है कि वो जहां पे अप्लाई हो गए हैं। तो सेक्शन 65 और सेक्शन 66 ये शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिगार्डिंग जो है ये सेक्शन जो है ये कहती हैं कि ऑर्डर 1956 और 1989 जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है इंप्लीमेंट किए गए हैं, जिनके तहत जहां पे एससी और एसटी को जो है रिजर्वेशन, बाकायदा जो है रिजर्वेशन दी गई है असेंबलीज के अंदर। सो फ्रेंड्स आई होप कि अभी तक आपने ये तमाम सेक्शन जो अभी तक हमने पढ़ी तो ध्यान से आपने इनको देखा होगा। सो फिलहाल आज के लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस के साथ नए लेक्चर में। तब तक के लिए
आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।